हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर नेट जेआरएफ के भूगोल के सिलेबस के आधार पर एक खास सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं। सीरीज का नाम है ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉप, जिसके अंतर्गत हम इस पाठ्यक्रम पर आधारित कुछ खास और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ खास टॉपिक को यहाँ लेकर आते हैं, जिनके कंसेप्ट को जानने की कोशिश करते हैं, ताकि यदि आपसे एग्जाम में कोई प्रश्न पूछा जाता है या इस पाठ्यक्रम के बेस पर या पाठ्यक्रम के आधार पर कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है जो इम्पॉर्टेंट है, जिसे जानना आपके लिए ज़रूरी है, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं और आप उस टॉपिक को डील कर पाएं। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रश्न तो किसी भी प्रकार से फ्रेम किया जा सकता है, किसी भी यूनिट का आ सकता है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप सभी टॉपिक्स को, सभी यूनिट के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उन्हें समझें, जानें, उनके पीछे के कंसेप्ट को जानने की कोशिश करें। अब महत्वपूर्ण बात कि आज हम किस खास टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आज हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वह टॉपिक है हिमस्खलन और भूस्खलन। यानी सबसे पहले हम जानेंगे भूस्खलन के बारे में। भूस्खलन क्या होते हैं, इनके परिणाम क्या होते हैं, किन किन क्षेत्रों में किस किस प्रकार के भूस्खलन को देखा गया है भारत में। फिर इसके बाद जानेंगे हिमस्खलन के बारे में। हिमस्खलन क्या होता है, ये कितने टाइप के होते हैं और अंततः इनसे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले समझते हैं भूस्खलन को, जिसे हम क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात कि आखिर लैंडस्लाइड है क्या। क्यों? क्योंकि लैंडस्लाइड हर वर्ष लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। खासतौर पर हमने देखा है जो उत्तराखंड वाला क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, और आपने चंडीगढ़ के आसपास वाले क्षेत्रों में लैंडस्लाइड की काफ़ी घटनाएं सुनी होंगी। इसके अलावा भारत के जो पश्चिमी प्रायद्वीपीय हिस्से में जो पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ पर भी आपने लैंडस्लाइड की खबरें सुनी होंगी, और इन खबरों की वजह से जो लैंडस्लाइड है वह लगातार सुर्खियों में बना रहता है। इसलिए ध्यान रखिए, जब नेट जेआरएफ का पेपर हो सकता है कि जब भी सेट किया जाए तो किसी न किसी एग्जाम में हो सकता है कि लैंडस्लाइड के बारे में प्रश्न फ्रेम कर लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ जानना जरूरी हो जाता है लैंडस्लाइड के संदर्भ में। बात करें यदि हिमस्खलन को, तो हिमस्खलन को इंग्लिश में बोलते हैं एवलांच। ठीक है, सब हम इन्हें क्रमशः समझने की कोशिश करेंगे। यानी सबसे पहले हम भूस्खलन के बारे में चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद हम हिमस्खलन को जानेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं लैंडस्लाइड के बारे में कि आखिर ये लैंडस्लाइड्स होते क्या हैं। ठीक, क्योंकि इन्हें हम डेफिनेशन यदि इनके बारे में पूछी जाए कि इनकी परिभाषा क्या होती है, लैंडस्लाइड किसे कहेंगे। ठीक है, तो यदि लैंडस्लाइड के बारे में पूछा जाए कि किसे लैंडस्लाइड कहेंगे, तो ध्यान रखिए कि किसी मिट्टी या शैल के टुकड़े, शैल यानी क्या, पत्थर, तो ध्यान रखिएगा किसी मिट्टी अथवा शैल, अभी हमने चर्चा की ना, शैल यानी आप ध्यान रखें पत्थर, या आप इन्हें चट्टान के रूप में संदर्भित कर सकते हैं। तो किसी मिट्टी अथवा शैल के ढेर, यानी इसका पूरा बंच है। ठीक है, तो मिट्टी अथवा शैल के ढेर यदि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ऊंचाई से नीचे की ओर गिरते हैं, किससे? गुरुत्व के प्रभाव से कहां पर? ऊपर से नीचे की ओर गिरते हैं, तो इन्हें हम भूस्खलन कहते हैं, इसे हम लैंडस्लाइड कहते हैं। यानी जब मिट्टी अथवा शैल का ढेर गुरुत्व के प्रभाव के कारण नीचे की ओर खिसक जाता है, तो इसे हम लैंडस्लाइड कहते हैं। इसमें खिसकना शब्द जरूर इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें खिसकना शब्द इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी और शैल का ढेर क्या हो रहा है, गुरुत्व के प्रभाव की वजह से ऊंचाई वाले क्षेत्रों से नीचे की ओर खिसक रहा है, और इसी पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लैंडस्लाइड कहा जाता है। ध्यान रखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट भूमिका जो यहाँ पर है लैंडस्लाइड में, वह है अवसादी चट्टानों की। तो अवसादी चट्टानों के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये परतदार चट्टानें होती हैं, या मान लीजिए बहुत बड़ी चट्टान है, परतदार चट्टान है, और इस परतदार चट्टान में एक बड़ा शैल का हिस्सा खिसक कर नीचे की ओर आ जाए। यह हिस्सा मान लीजिए यहां से खिसक कर नीचे की ओर आ जाए,
इसकी वजह से इसकी आकृति प्रभावित होगी और यहाँ पर क्षेत्र में रहने वाले लोग भी प्रभावित होंगे, जान माल की हानि हो सकती है, रोड ब्लॉक हो जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन बाधित हो जाता है, लोगों को जो वहां निवास कर रहे हैं उनके घर भी तबाह हो जाते हैं, यानी यह कहीं ना कहीं जान माल की हानि भी पैदा करती है। ठीक है, तो भूस्खलन के बारे में ध्यान रखें, क्या है, हमने देखा मिट्टी या शैल का ढेर जब गुरुत्व के प्रभाव से, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ऊंचे हिस्से से नीचे की ओर खिसक जाए तो इसे लैंडस्लाइड कहते हैं। स्लाइड यानी खिसकना, एक स्थान से दूसरी ओर खिसकना, तो यही क्या है, लैंडस्लाइड। अब बात करें कि लैंडस्लाइड का जो तीव्रता है, इसका जो परिमाण है, यह किस चीजों पर डिपेंड करता है, किसी स्थान पर लैंडस्लाइड हो रहा है, ये किस चीजों पर डिपेंड करता है, किन किन आधारों पर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है उस लोकेशन पर, उस क्षेत्र पर जिस क्षेत्र पर लैंडस्लाइड हो रही है। यानी आप क्या कह सकते हैं कि जो भूस्खलन की तीव्रता है, जो भूस्खलन का परिमाण है, वो उस लोकेशन की संरचना पर डिपेंड करता है, वह उस क्षेत्र की भूगर्भिक संरचना पर डिपेंड करता है, भूगर्भिक संरचना पर डिपेंड करता है। ठीक, भूगर्भिक संरचना ही नहीं, कुछ अन्य चीजों पर भी डिपेंड करता है इसका परिमाण और तीव्रता। अब ये अन्य चीजें क्या है, तो ध्यान रखिए कि मान लीजिए इस पूरे क्षेत्र में हमने चर्चा की कि अवसादी चट्टानें कैसी हैं, तो वहां पर अवसादी चट्टानों की संरचना क्या है, अवसादी चट्टानों के प्रकार क्या है, किस प्रकार की अवसादी चट्टानें पाई जाती है, इस पर भी इसकी परिमाण और इसकी तीव्रता डिपेंड करती है। तो ध्यान रखें, क्या, अवसादी शैलों या अवसादी चट्टानों की प्रकृति, अवसादी चट्टानों की प्रकृति कैसी है। ठीक, इसके अलावा जिस क्षेत्र में लैंडस्लाइड हो रहा है, मान लीजिए कि ये ऊंचे ऊंचे क्षेत्र हैं, ठीक, अगर यहाँ इसकी स्लोप ऐसा होगा, इसकी ढाल की तीव्रता ऐसी होगी, तो यहाँ लैंडस्लाइड ज्यादा होने की संभावना है। और मान लीजिए यह क्षेत्र ऐसा है पठारी क्षेत्र में, तो यहाँ पर लैंडस्लाइड कम होने की संभावना होगी। जितनी ऊंचाई होगी उतनी ऊंचाई से चट्टानें नीचे की ओर गिरेंगी। क्यों? क्योंकि गुरुत्व का प्रभाव ज्यादा होगा। जितना आप ऊंचे खड़े होंगे वहां से गुरुत्वाकर्षण बल उतना तेजी से, उतना ज्यादा कार्य करेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये किस पर भी डिपेंड करता है, ढाल की तीव्रता पर, ढाल की तीव्रता पर भी डिपेंड करता है। तो ध्यान रखें, इसकी तीव्रता और इसके परिमाण के बारे में आपने देखा कि भूस्खलन की तीव्रता और इसका परिमाण, भूस्खलन की तीव्रता और परिमाण इन चीजों पर डिपेंड करता है। किन चीजों पर? भूगर्भिक संरचना पर। उस पूरे क्षेत्र की भूगर्भिक संरचना क्या है, अवसादी चट्टानों की प्रकृति क्या है उस पूरे क्षेत्र में, उस पूरे लोकेशन में। इसके अलावा ढाल का झुकाव कैसा है, इसका ढाल की जो कोण है, ये एंगल है ढाल का, यह कैसा है, यानी ढाल की तीव्रता या आप ढाल का कोण भी लिख सकते हैं। ढाल का कोण कैसा है, कितने कोण से ढाल बनी हुई है, ठीक है। और चौथा आप लिख सकते हैं इसमें मानवीय हस्तक्षेप, यानी मानवीय हस्तक्षेप भी इसका कारण हो सकता है। कैसे, ये हम चर्चा करते हैं इसके कारणों में। जैसे लैंडस्लाइड की यदि हम कारणों की चर्चा करें तो इसे हम दो भागों में डिवाइड करके देख सकते हैं, प्राकृतिक कारण और देख सकते हैं मानवीय या मानवीय हस्तक्षेप या मानवीय कारण। प्राकृतिक कारणों की यदि हम बात करें तो भूकंप जैसे आता है, भूकंप की यदि तीव्रता बहुत अधिक होगी तो वह उस प्रकार की, उस पूरे क्षेत्र की, उस पूरे लोकेशन की भूगर्भिक संरचना को भी प्रभावित करेगी। वहां पर चट्टानों की प्रकृति कैसी है, चट्टान कैसे एक दूसरे के ऊपर स्थित है, इस पर भी डिपेंड करेगी। देखिए, भूकंप क्या है, कंपन है। और जब किसी पूरे क्षेत्र में, समतल में, धरातल में, या आप कहें कि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर कंपन होगा तो चट्टानों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। चट्टानों पर यदि प्रभाव पड़ता है और वे चट्टानें परतदार हैं तो ऊपर की परत हो सकता है नीचे खिसक कर आ जाए। ऊपर की परत के खिसकने की वजह से ही, किसके प्रभाव की वजह से, एक तो भूकंप आया,
भूकंप में क्या हुआ, कंपन हुआ, और कंपन की वजह से ऊपरी परत का जो प्रभाव है वह कहा, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये ऊपरी वाली परत है नीचे खिसक गई। तो ध्यान रखें कि यहाँ पर भूकंप का भी प्रभाव पड़ता है, और भूकंप किन कारणों में शामिल होता है, प्राकृतिक कारणों में शामिल होता है। यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भूस्खलन के प्राकृतिक कारणों में भूकंप को शामिल किया जा सकता है। बहुत अधिक वर्षा हो रही है, वर्षा के साथ साथ हिमपात हो रहा है, तो ये भी प्रमुख प्राकृतिक कारणों में शामिल किए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत अधिक यदि वर्षा होगी तो भी उस पूरे क्षेत्र में चट्टानों पर प्रभाव पड़ेगा। यदि हिमपात बहुत अधिक हो रहा है तो हिम बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाएगा यदि पर्वतों पर, तो यह भार है। और जैसे ही आप जानते हैं कि किसी क्षेत्र में आपने भार आरोपित कर दिया तो वह क्षेत्र नीचे की ओर जाने की फिर कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल और तेजी से कार्य करने लगेगा, तो वहां पर भी भूस्खलन की संभावना, वहां पर उसकी प्रवृत्ति, उसकी तीव्रता बढ़ जाएगी। तो प्राकृतिक कारणों में ध्यान रखें कौन कौन सी चीजें शामिल हो जाती हैं, भूकंप, वर्षा या बहुत अधिक वर्षा, प्लस आप कह सकते हैं हिमपात। ठीक, अब बात करें मानवीय कारण क्या हो सकते हैं इसके, मानवीय हस्तक्षेप क्या हो सकते हैं इसके। तो ध्यान रखें कि भूस्खलन का मानवीय हस्तक्षेप की यदि बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है खनन और उत्खनन। यानी जो मानव लगातार पृथ्वी को खोदता जा रहा है, पर्वतीय क्षेत्रों को खोदता जा रहा है खनिज को प्राप्त करने के लिए, ये इनकी खुदाई से, इनकी बहुत अधिक खुदाई से भी इस पूरे क्षेत्र को प्रभावित, ये सारी खुदाई इस पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। ये चट्टानों की प्रकृति को, इनकी प्रवृत्तियों को भी प्रभावित कर रही है। और न केवल चट्टानों की, जबकि जो भी भूगर्भिक संरचनाएं हैं, जो स्थलाकृतियां हैं, यह उन्हें भी प्रभावित करती है, क्योंकि एक संतुलन बना हुआ है अभी प्रकृति में, धरातल पर, चट्टानों पर। जैसे ही आप स्थान में बहुत, एक ही स्थान में बहुत अधिक खुदाई करते हैं, खनन करते हैं, उत्खनन करते हैं, तो उस पूरे क्षेत्र का जो भूगर्भिक, उनकी जो अपनी आकृति है, उनकी जो प्रकृति है, वह प्रभावित हो रही है। लगातार हो रहा सड़कों का विकास, लगातार हो रहा सड़कों का विकास भी इसे प्रभावित कर रहा है। कैसे? कि आपने मान लीजिए पर्वतीय जो क्षेत्र हैं, या जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर चट्टान अभी पाई जाती है, आप उन चट्टानों को काट कर एक स्थान से सड़क का निर्माण कर रहे हैं। आप जब चट्टानों को काट रहे हैं तो वहां की भूगर्भिक संरचनाएं जो पहले से व्यवस्थित है, संतुलन में बनी हुई हैं, वे प्रभावित हो रही हैं। इस वजह से भी भूस्खलन की जो प्रवृत्ति है वह बढ़ रही है। मान लीजिए यहाँ पर चट्टानी इलाका है पूरा, अब आपने एक चट्टान को बीच से काट के सड़क बना दी, इनके बीच में जो संतुलन स्थापित था अभी तक, वह प्रभावित हो गया, और अब इस चट्टान का एक स्लाइड क्या हो सकता है, खिसक सकता है। इस चट्टान का एक स्लाइड क्या हो सकता है, खिसक सकता है। इसकी वजह से भूस्खलन की संभावनाएं क्या हो सकती हैं, बढ़ जाती हैं, और इनकी संभावनाएं बढ़ सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रमुख मानवीय कारणों में ध्यान रखें वनोन्मूलन, क्योंकि अभी तक पेड़ क्या करते हैं, इनकी जड़ें नीची मिट्टी को एक साथ पकड़ कर रखती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वनों का उन्मूलन हो रहा है, पेड़ों की संख्या कम हो रही है, ये इस प्रवृत्ति को कम करती जा रही है। ठीक है, इसके अलावा भवनों का जो विकास हो रहा है, बड़े बड़े भवन बन रहे हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, या इन क्षेत्रों में जहां पर चट्टानें बहुत बड़ी पाई जाती हैं, तो ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं भूस्खलन को, उस पूरी भूगर्भिक संरचना को, उनकी स्थलाकृतियों को, और इस वजह से भूस्खलन लगातार बढ़ता जा रहा है। प्राकृतिक कारणों की अपेक्षा जो मानव के लगातार कारण हैं, मानवीय हस्तक्षेप है, उसकी वजह से भूस्खलन की संख्या, इनकी प्रवृत्ति, इनकी तीव्रता ज्यादा बढ़ रही है। इनकी जो बारंबारता है, यानी भूस्खलन की बारंबारता का बढ़ने का मुख्य रीजन क्या है, मानवीय हस्तक्षेप, मानवीय प्रवृत्तियां, और इस वजह से भूस्खलन ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, ये तो हमने बात की भूस्खलन के कारणों के बारे में। अब इंपॉर्टेंट बात भूस्खलन के कारण के अलावा ये कि आखिर भूस्खलन के प्रकार कितने हैं, ये कितने प्रकार के देखे गए हैं, कितने प्रकार के पाए गए हैं। देखिए, तो भूस्खलन की यदि बात करें तो देखिए सुभेद्यता के आधार पर कि किसी पूरे क्षेत्र में कितना यह ज्यादा सेंसिटिव मामला है, इस लिहाज से जो भूस्खलन है इन्हें 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जैसे अत्यधिक सुभेद्य क्षेत्र, इन्हें 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला है
अत्यधिक सुभेद्य क्षेत्र, दूसरा है अधिक सुभेद्य क्षेत्र, और तीसरा है मध्यम या कम सुभेद्य क्षेत्र। अब ये कौन से क्षेत्र हैं? तो जो नवीन हिमालय के आसपास जो नवीन क्षेत्र बना है, नवीन क्षेत्र निर्मित हुआ है, जिन्हें हम युवा हिमालय के नाम से जान सकते हैं या कह सकते हैं, तो जो युवा हिमालयन रीजन है, इसके साथ साथ जो अंडमान एवं निकोबार वाला इलाका है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, ये अत्यधिक सुभेद्य क्षेत्र में शामिल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन रीजन पर, इन क्षेत्रों में जो आपने देखा होगा भूस्खलन की प्रवृत्तियां हैं वह लगातार बढ़ती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि जो नीलगिरी, इसके अलावा जो आपने पश्चिम का क्षेत्र देखा होगा, उसमें जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, नीलगिरी की वे पहाड़ियां जिनका ढाल क्या है, तीव्र है। इस पूरे रीजन में नीलगिरी की वो पहाड़ियां जिनका ढाल तीव्र है, वह भी अत्यधिक सुभेद्य क्षेत्र में शामिल हो जाता है। ये रीजन है जहां पर भूस्खलन की संभावना, इनकी प्रवृत्तियां, इनकी तीव्रता, इनकी बारंबारता सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। फिर बात करें अधिक सुभेद्य क्षेत्र की, तो जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वे अधिक सुभेद्य क्षेत्र में शामिल हो जाते हैं। उत्तर पूर्वी राज्य, पश्चिमी ढाल, कौन सी ढाल? भारत के प्रायद्वीपीय हिस्से की पश्चिमी ढाल। ठीक है। अब मध्यम या कम सुभेद्य क्षेत्र, तो जो अरावली वाला रेंज है, ध्यान रखिएगा, अरावली पर्वत वाला रेंज, यह है मध्यम सुभेद्य वाला क्षेत्र। और कम सुभेद्य वाले क्षेत्र की यदि बात करें तो वह क्षेत्र जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अरुणाचल माफ कीजिएगा, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक का वह हिस्सा जहां पर खनन कार्य होता है वह कम सुभेद्य वाला क्षेत्र है। तो ध्यान रखें, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, इसका खनन वाला क्षेत्र क्या है? कम सुभेद्य क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने क्या समझा? इस तरीके से हमने जाना कि भूस्खलन के कितने प्रकार होते हैं और पूरे भारत को इस भूस्खलन के आधार पर कितने हिस्सों में बांटा गया है। इनके प्रकारों में हमने देखा अत्यधिक सुभेद्य, अधिक सुभेद्य और थोड़ा सा कम या मध्यम सुभेद्य। अब बात करें कि भूस्खलन से बचा कैसे जा सकता है, भूस्खलन से बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो ध्यान रखें, इनके उपायों के संदर्भ में हम यहीं पर इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें सड़क निर्माण की प्रवृत्तियों को, जो बहुत अधिक विकास परियोजनाएं हैं यानी अत्यधिक विकास परियोजनाओं को कम किया जाना चाहिए। जरूरी क्या है कि जो ये भी सुभेद्य क्षेत्र हैं या अत्यधिक सुभेद्य क्षेत्र हैं भूस्खलन के संबंध में, वहां पर सड़क निर्माण को थोड़ा कम कर दिया जाना चाहिए। जो विकास निर्मित परियोजनाएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं को भी कम करना चाहिए। हाइड्रोलिक जो परियोजनाएं हैं उन्हें कम करना चाहिए, ठीक है, ताकि उस क्षेत्र में भूस्खलन को कम किया जा सके। क्योंकि भूस्खलन को इन्हीं तरीकों से आप कम कर सकते हैं। मानवीय हस्तक्षेप की वजह से इनकी बारंबारता भी बढ़ रही है, इस वजह से जरूरी क्या है कि इन्हें कम करने के लिए जो मानवीय हस्तक्षेप है उन्हें ही कम करना चाहिए। उसी की वजह से फिर हम इन्हें रोक सकते हैं। अगला टॉपिक क्या है? हिमस्खलन। क्योंकि हिमस्खलन भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। हिमस्खलन से पहले इसके बारे में एक और लाइन याद रखिए कि यदि आप इन्हें कम करना चाहते हैं तो स्थानांतरण कृषि की तुलना में इन क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा कृषि को बढ़ावा देना चाहिए। सीढ़ी नुमा कृषि को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हिमस्खलन के बारे में या एवलांच के बारे में ठीक। अब यह क्या है, ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत हर क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है। सामान्य तौर पर वे क्षेत्र जो हिमालय वाले क्षेत्र हैं या कौन से क्षेत्र हैं? बर्फीले क्षेत्र हैं, जहां पर बर्फ पाई जाती है, जहां पर
बर्फ पाई जाती है, बर्फीले क्षेत्र, हिमानी युक्त क्षेत्र, या ऐसे क्षेत्र जहां पर आपने देखा होगा कि जो हिमाच्छादित बड़े बड़े या ऊंचे ऊंचे पर्वत हो। तो हिमस्खलन के लिए जरूरी क्या है कि ऊंचे ऊंचे हिमाच्छादित क्षेत्र, हिमाच्छादित ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में यह घटना घटित होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में यह घटना देखने को मिलती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि आखिर यह घटना है क्या, जिस घटना के बारे में हम बात कर रहे हैं यह घटना क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए इन ऊंचे हिमालयी या इन ऊंचे हिमयुक्त क्षेत्रों में या इन हिमाच्छादित ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में किसी ढाल से, ये क्या है, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं, ये क्या है, पर्वत हैं, जहां पर बर्फ जमी हुई है, बहुत अधिक मात्रा में क्या जमी हुई है, बर्फ जमी हुई है। अब यह घटना कब घटित होती है कि जब किसी ढाल वाली सतह पर, कौन सी सतह पर, जहां पर बर्फ जमी हो। तो ध्यान रखिए, जब किसी ढाल वाली सतह पर बहुत तेजी से बर्फ या मलबा नीचे की ओर गिरता है, नीचे की ओर गिरता है, तो इसे हम हिमस्खलन कहते हैं। यानी ढाल वाली सतह पर तेजी से हिम मलबे या चट्टानों के अचानक नीचे की गिरने की घटना हिमस्खलन कहलाती है। इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, हिम, मलबा या चट्टान, इन पूरे रीजन में, इन क्षेत्रों में जहां पर बर्फ जमी हो, यहां पर अचानक से हिम का, अचानक से मलबे का, अचानक से चट्टानों का नीचे की ओर गिरना, कहां पर, ढाल के सहारे नीचे की ओर गिरना हिमस्खलन कहलाता है। ठीक है, और ये घटनाएं सामान्यतः कहां घटित होती हैं, हिमाच्छादित प्रदेशों में या बहुत अधिक ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में ये घटनाएं घटित होती है। अब बड़ी बात कि आखिर इसके कारण क्या है, हिमस्खलन के कारण क्या है, किन कारणों की वजह से हिमस्खलन की घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो कारणों में ध्यान रखिएगा, यदि बहुत अधिक हिमपात हो रहा हो, यानी भारी हिमपात हो, ध्यान रखिए जब बहुत भारी हिमपात होगा तो क्या होगा, पर्वतों में बर्फ की परत जम जाएगी, और यही परत क्या होती है फिर स्लोप के हिसाब से, ढाल के हिसाब से नीचे की ओर गिरती है, और इसी घटना को फिर हिमस्खलन कहते हैं। तो ध्यान रखिए इसका कारण क्या है, भारी हिमपात इसका कारण है। इसके अलावा मान लीजिए कि भूकंप आ गई, और भूकंप के आने की वजह से भी ये मलबा, ये हिम वाला क्षेत्र, ये जो चट्टान है, एक स्थान से उन ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर बर्फ जमी हुई है, एक स्थान से स्लोप के सहारे नीचे की ओर गिर जाते हैं। तो यह भी इसका कारण है। हवा की दिशा भी इसका कारण है, किस दिशा से, बहुत तेजी से हवा चल रही है, तो जो बर्फ की परत है वह दूसरी ओर स्लोप के सहारे गिर जाती है, तो यह भी इसका प्रमुख कारण हो सकता है। इसके अलावा हमने देखा कि बहुत अधिक उच्च तापमान की वजह से जो बर्फ है यह भी पिघलती है, तो इसकी वजह से ये बर्फ पिघलने के बाद एक हिस्से से ढाल के सहारे नीचे की ओर गिर जाती है, तो यह भी एक इसका कारण हो सकता है, यानी उच्च तापमान भी इसका कारण हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखें यदि कारणों के बारे में पूछा जाता है तो ये इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो जल से संयुक्त संबंधित जो भी परियोजनाएं संचालित होती हैं, तो वहां पर विस्फोटकों का प्रयोग किया जाता है। उन विस्फोटकों की वजह से जो कंपन उत्पन्न होता है, यानी मशीनों के संचालन और पर्वतीय क्षेत्रों में या हिमानी, जो यहाँ पर हिमानी युक्त क्षेत्र है, वहां पर विस्फोटकों के प्रयोग से भी कंपन उत्पन्न होता है, और यह भी हिमस्खलन का प्रमुख कारण बन सकता है। इस तरीके से हमने प्रमुख कारणों पर चर्चा कर ली। अब बात करें हिमस्खलन के प्रकारों के संदर्भ में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसके प्रकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए हिमस्खलन दरअसल दो प्रकार का होता है। एक हिमस्खलन को क्या कहते हैं, अदृढ़ हिमस्खलन, अदृढ़ हिमस्खलन।
क्योंकि पता होना चाहिए, इसलिए इनके बारे में हम समझ रहे हैं कि आखिर ये क्या होते हैं। ठीक है, और दूसरा प्रकार देखिए, इसी को अदृढ़ हिमस्खलन को भी क्या कहते हैं, स्लफ हिमस्खलन या स्लफ एवलांच, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्लफ एवलांच या स्लफ हिमस्खलन। और जो दूसरा प्रकार है हिमस्खलन का, उसे बोलते हैं स्लैब हिमस्खलन या एवलांच। ध्यान रखें, जो स्लैब एवलांच है, यह स्लफ एवलांच की तुलना में ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि स्लफ एवलांच में एक ही परत, मान लीजिए बर्फ की ये छोटी सी परत या हल्की परत है, यह स्लाइड करके नीचे की ओर गिरती है, जबकि स्लैब हिमस्खलन में ये छोटी परत यदि कमजोर हुई तो इस छोटी परत के गिरने के साथ साथ कई अन्य परतें भी गिर जाती हैं, यानी ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक बनाकर नीचे की ओर गिरती हैं और भारी संख्या में नीचे की ओर गिरती हैं, जिस वजह से जान माल की हानि यहां अधिक हो सकती है। और ऐसे में ऐसा देखा गया है कि जो स्लैब हिमस्खलन है, क्योंकि ब्लॉक के रूप में बहुत बड़े बड़े बर्फ की जो परत है वो एक साथ नीचे की ओर गिरती है, एक गिरी तो उसके बाद दूसरी तीसरी क्रम करे बहुत सारे ब्लॉक गिर जाते हैं बर्फ के। इस वजह से जो स्लैब हिमस्खलन है वह ज्यादा खतरनाक होता है। स्लैब हिमस्खलन के बारे में ध्यान रखिएगा, कहाँ पर होता है, जो हिमालयी रीजन है या जहाँ पर पर्वत बहुत ज्यादा बर्फ जमी हो और ऊंचे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहां पर स्लैब हिमस्खलन देखने को मिलता है। इस तरीके से हमने क्या चर्चा की, स्लैब हिमस्खलन के बारे में, इनके प्रकारों के बारे में। अब महत्वपूर्ण बात की, आखिर इनसे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए, इसकी सबसे खराब बात क्या है कि देखिए, बहुत अधिक यदि स्लैब हिमस्खलन होता है तो बहुत अधिक मात्रा में इसके भीतर लोग और संपत्ति दोनों नष्ट हो जाती है। तो जरूरी क्या है कि इस पूरे क्षेत्र में, उस पूरे रीजन में कोशिश की जानी चाहिए कि लोगों का वहां पर रहवास कम हो। ठीक है, उनकी बस्तियां वहां पर कम बसे और बहुत कम मात्रा में ही सड़कों आदि का वहां पर विकास किया जाना चाहिए, यानी सड़कों का जो विकास है वहां पर कम से कम किया जाना चाहिए। वहां पर जो परियोजनाएं चल रही हैं, उन परियोजनाओं पर जो विस्फोटक हैं, इनके प्रयोग को कम किया जाना चाहिए। ठीक है, मशीनों के संचालन को कम करना चाहिए, जिनसे शोर बहुत अधिक हो रहा हो, तो मशीनों के संचालन को भी क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। और इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, जैसे भवनों की जो संरचना है, वहां पर भवन बहुत अधिक यदि बन रहे हैं तो उनके निर्माण को भी क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। इन सभी प्रवृत्तियों की वजह से, इन सभी की मिलीजुली प्रवृत्तियों के साथ ही हिमस्खलन को कम किया जा सकता है। तो जरूरी क्या है, क्योंकि ये वहाँ के जो बस्ती में रहने वाले लोग हैं, वहाँ की जो संरचनाएं हैं, सड़क है, भवन है, इन सभी को नष्ट कर देता है एक साथ यदि होता है, तो जरूरी है इन सभी चीजों को कम किया जाए। ठीक है, इस तरीके से हमने समझा क्या भूस्खलन क्या होता है, लैंडस्लाइड क्या होता है, इनके प्रकारों के बारे में जाना, हिमस्खलन क्या होता है, इनके टाइप्स के बारे में जाना। बेसिकली इंपॉर्टेंट है, इसका अंतर समझ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।